बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को स्ट्रांग पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान फसाई की सीरीज हमने जो शुरू की थी उसमें आज सेकंड वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं। पहली वीडियो हलोड़ा की शफक में आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ज्यादा हौसला मिला, इसलिए हम आज आपके लिए दूसरी वीडियोस लेकर आए हैं। बड़ी फौज के खुरेस मार्कों, तोपों, टैंकों और मोटरों और मशीन गनों की क़यामत खेजी से दूर पाक फजाइया के एक अड्डे पर उतरते चढ़ते लड़ाकों बम्बार तैयारों की मुसलसल गूंज गरज अड्डे के गिरदवा के पुरसकून माहौल को मुर्तइश कर रही थी। तैयारों के आने जाने में जो तेजी और जरूरीपन और उनकी उड़ानों में जो शान थी, उससे एक जिंदा कौम की बेदारी और जज्बाए हुर्रियत का पता चलता है। तैयारे गुर्राते हुए उतरते थे और गरजते हुए उड़ जाते थे, जैसे वो चिंगार कर कह रहे हो, हम जिंदा है, पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान की फजाएं आजाद हैं और आजाद रहेंगी, पाक फजाओं में हम किसी को आने नहीं देंगे। ग्राउंड ग्रेव खसूसन आर्मर इस तरह तैयारों में घुसे हुए थे जैसे घोंसलों में घुसे हुए, और अपने काम में इस तरह मगन थे जैसे इबादत कर रहे हो। ये वो हमला होता है जो जहाजों को तैयार करता है उड़ाने के लिए। ये उनकी इबादत ही थी। वतन के दफा के लिए तैयारों को तैयार करना एक बहुत बड़ी इबादत है। इसी रोज वो किसी फजाई मार्के के जरहाना हमले के मजरूह तैयारों को बहुत ही जल्द मुरम्मत करके दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार करने में महव थे। उन्हें दुश्मन का फजाई हमला रोकने के लिए तैयारों को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दुश्मन के हवाई और फौजी ठिकानों, बड़ी फौज के अगले पिछले मोर्चों और गन पोजीशनों पर झपटने के लिए भी तैयारों को ठीक ठाक रखना था। सूरज हर सुबह तुलू होता था और चमकता दमकता पाक फजाइया के इस अड्डे के ऊपर से गुजरकर उफक में डूब जाता था, लेकिन पाक फजाइया के शाहबाजों और ग्राउंड ग्रेव के लिए उभरता डूबता सूरज कोई हैसियत नहीं रखता था। उन्हें अब वक्त और जमाना का कोई एहसास न था। उन्हें भूख भी नहीं लगती थी, नींद भी नहीं आती थी। वतन की आबरू को खतरे में देखकर वो तैयारों के साथ तैयारों की मशीन का हिस्सा बन चुके थे। दोपहर का वक्त था। ग्राउंड ग्रेव तैयारों की नोक पलक दुरुस्त कर रहे थे। बहुत से तैयारे जंगी प्रवास पर गए हुए थे। तैयारे उतर भी रहे थे और चढ़ भी रहे थे। ऑपरेशन रूम में लड़ाकों बम्बार तैयारों विंग कमांडर मोहम्मद अनवर शमीम हवाबाजों को दुश्मन के इलाके में एक हमले की हदायत दे रहे थे। ये उस रोज का निहायत अहम और खतरनाक तरीन मिशन था। दुश्मन ने अमृतसर में एक बहुत बड़ा रडार नस्ब कर रखा था, जिसकी हिफाजत के लिए दफाई इंतजाम बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये रडार इस कदर ताकतवर था कि पाक फजाइये के हमला आवर तैयारों को बहुत दूर से देख लेता था। उसे तबाह करना बस लाजमी था, लेकिन उसे तबाह करना कोई आसान नहीं था कि गए और बम गिराकर वापस आ गए। ये रडार बड़ी खूबी से ढका और छुपाया हुआ था। भारतीयों ने रडार को जहां नस्ब कर रखा था, जंगी नुक्ता नगाह से वो अछूती और अनोखी तरीन जगह थी। ये अमृतसर की छावनी का गुंजान आबाद इलाका था। उन्होंने इस खतरे की भी परवाह न की थी कि इस रडार पर किसी हवाई हमले होंगे और तैयारों से बरसते रॉकेटों, गोलियों, बमों की जद में गर्दो पेश की शहरी आबादी भी आएगी। लेकिन उन्होंने आबादी के वस्त में रडार स्टेशन नस्ब कर लिया और वो समझते थे कि पाकिस्तानी इसे ढूंढ नहीं लेंगे, लेकिन भारतीय पागल थे। विंग कमांडर शमीम ने इस रडार को तबाह करने के लिए अपने साथ 3 हवाबाज मुंतखब किए। इस अहम तरीन और खतरनाक मिशन की क़यादत शमीम खुद करना चाहते थे। जब उन्होंने तीनों हवाबाजों को आखिरी हदायत के लिए बुलाया तो वो हवाबाज आए। क्वार्टर लीडर मुनीर अहमद पास ही खड़े थे। विंग कमांडर शमीम ने उनसे अपने मिशन के तीसरे हवाबाज के मुताल्लिक पूछा तो मुनीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हूँ तीसरा हवाबाज। शमीम ने ज़हन पर जोर दिया और बोले, नहीं, तुम्हें तो मैंने इस हमले के लिए नहीं चुना था। जहाँ तक मुझे याद है वो फ्लाइंग ऑफिसर मसूद था। ठीक है सर, मुनीर ने कहा, लेकिन मसूद किसी और मिशन पर गया हुआ है, वो पहले ही फजा में है। क्या मुनीर ने सच कहा था कि तीसरा हवाबाज फजा में है? शमीम शायद उसका मकसद समझ गए थे। उन्होंने मुतानस से कहा, ओ भाई, तुम ही हमारे साथ आ जाओ, तुम जीत के। मुनीर का चेहरा खिल उठा। मुनीर ने यह हरकत पहली मर्तबा नहीं की थी। उसे दुनिया में 2 चीजों से मोहब्बत थी, परवास और अपना कुंबा। जंग के दौरान वो जमीनी ड्यूटी पर मामूर था, लेकिन वो जमीन पर टिक न सकता था। सरकारी तौर पर वो प्रवास के लिए नहीं जा सकता था क्योंकि उड़ना उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं था, लेकिन वो 8 मर्तबा किसी न किसी हवाबाज को अपनी जमीनी ड्यूटी पर बैठाकर दुश्मन के ठिकानों पर हमले के लिए उड़ गया था। उसी रोज उसने देखा कि विंग कमांडर शमीम के एक मिशन पर हवाबाज नहीं पहुंचा तो मुनीर का दाव चल गया। तो मुमकिन ही नहीं हो सकता कि मसूद गैर हाजिर होता, लेकिन विंग कमांडर शमीम ने मुनीर को मायूस नहीं किया। उन्होंने उसे अपने साथ मिशन में शामिल कर लिया। शमीम ने तीनों हवाबाजों को अमृतसर के रडार स्टेशन पर हमले के मुताल्लिक नक्शों और खाकों की मदद से तफसीली हदायत दी। उन्हें नक्शे पर बताया कि टारगेट रडार किसी मुकाम पर भी हो सकता है।
اس خطے کا آج کا موسم کیسا ہے اور دشمن نے اس ریڈار کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کر رکھے ہیں۔ انہوں نے ہوابازوں کو ٹارگٹ پر پہنچنے کا وقت بھی بتایا۔ سب نے اپنی گڑیاں شمیم کی گڑی سے ملا لی، پیراشوٹ اور فضائی ٹوپیاں اٹھائیں اور تیز قدم اپنے تیاروں کی طرف چل پڑے۔ تیاروں کی کاپلٹوں میں بیٹھ کر انہوں نے کنٹرول میں مختلف میٹر، بٹن، سوئچ اور آلات چیک کیے۔ یہ تو ان کا روز کا معمول تھا۔ ان کے ہاتھ اور آنکھیں مشین کی طرح ہر روز یہ کام کیا کرتی تھی، لیکن اس روز کی پرواز غیر معمولی تھی۔ چنانچہ وہ تیاروں کی ہر چیز کا معائنہ بھی غیر معمولی احتیاط سے کر رہے تھے۔ وہ دشمن کی آنکھ پھوڑنے جا رہے تھے۔ امرتسر کا ریڈار اسٹیشن بہت بڑی آنکھ تھی جو بہت دور کی چیزوں کو دیکھ لیتا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد پاک فضائیہ کے 4 لڑاکا بمبار سیبر طیارے رن وے کے سہرے پر جا کر ان کے انجن دھیمے دھیمے گھنگا رہے تھے۔ ان کے دلکش اور چمکتے خدوخال میں تباہی کا ہیبت ناک سامان پنہا تھا۔ یکلخت گھنگاتے طیارے گرجنے لگے، ان کی سیٹی نما آوازوں ہولناک چیخیں بن گئی اور وہ طیارے رن وے پر چل پڑے۔ ایک کا ہواباز کمانڈنگ شمیم اور دوسرے کا اسکواڈرن لیڈر منیر تھا۔ دونوں طیارے تیز ہوئے اور پھر تیز اور پھر اس قدر تیز ہوئے نظر تحکم میں اڑنے لگے۔ وہ شہباز زمین سے اٹھے اور ستمبر کے تپتے آسمان کو چیرنے لگے۔ ان کے پیچھے دوسرے طیارے رن وے کے سرے پر آ کر چل پڑے اور وہ بھی فضا کو تیروں کی طرح چیرتے ہوئے شمیم اور منیر سے جا ملے۔ وہ فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز احمد بھٹی اور فلائٹ لیفٹیننٹ سہیل چودھری تھے۔ یہ وہی چودھری ہلوڑا کا ہیرو تھا۔ چاروں طیارے فضا میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے امرتسر کا رخ کر لیا۔ 10 ہی منٹ بعد وہ دشمن کی سرحد پھلانگ گئے۔ وہ زیادہ بلندی پر نہیں تھے۔ حملے کے لیے ٹارگٹ تک بہت کم بلندی پر پرواز کی جاتی ہے۔ شہبازوں نے نیچے دیکھا، ہر 100 ملکوں کی فوجوں کی خونریز جنگ عروج پر تھی۔ BRB کے اس طرف تمام کا تمام علاقہ بھارتی فوجوں سے اٹا پڑا تھا۔ میدان جنگ کی میلوں میل وسط دھواں اور گرد و غبار اگل رہی تھی۔ بھارتی ہوش ملک گیری سے پاگل ہو رہے تھے اور پاکستانی اپنی وطن کی سلامتی کی خاطر جان پر کھیل رہے تھے۔ دائیں طرف پاک فضائیہ کی چند شہرت یافتہ ٹینک شکن طیارے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی بڑی فوج کی مدد کر رہے تھے اور دشمن کے مورچوں، توپ خانوں اور ٹینکوں پر جپٹ کر راکٹ بختر شکن اور آتشی گولیاں برسا رہے تھے۔ ان کے پھٹتے راکٹوں سے زمین سے جو بادل اٹھتے تھے وہ پر فضا سے نظر آ رہے تھے۔ شمیم اور اس کے فارمیشن کے ہوابازوں کو اپنے انجنوں کی گونج کے سوا اور کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ زمین کی جنگ انہیں خاموش فلم کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ حق و بادل کے اس مارکے کو دیکھ کر ان کے رگوں میں خون کھولنے لگا اور امرتسر کے ریڈار کی تباہی کا عزم ان کے لیے جزو ایمان بن گیا۔ ان کی نظریں میدان جنگ سے ہٹ کر آسمان میں دشمن کے طیاروں کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ کاکپٹوں میں چوکس بیٹھے زمین کے ساتھ ساتھ اڑے جا رہے تھے۔ زمین کی گرد غبار کی وجہ سے نظر دور تک کام نہ کرتی تھی۔ انہیں امرتسر کا مشہور دربار صاحب نظر آنے لگا۔ جنگ زدہ فضا میں اس کا حسن نکھرا ہوا تھا، لیکن وہ وقت مغل بادشاہ کی فیاضی حسن کی علامت سے لطف اندوز ہونے کا نہیں تھا۔ وہ جو ہی امرتسر کی فضا میں داخل ہوئے، دشمن کی طیارہ شکن توپوں اور مشین گنوں نے اچانک فائر کھول دیا۔ پہلے تو یہ فائر تھوڑا سا رکا سا تھا۔ کمانڈر شمیم کی جذباتی کیفیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ دشمن کی کمر توڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ بے خبری میں پاکستان کی سرحد میں گھس آنے والے دشمن کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ نیچے سے دشمن کی طیارہ شکن گنیں ساری فضا کو گولیوں اور گولوں سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے یہ 3 ہواباز کتنی دیر تک امرتسر پر اڑتے نظر آئیں گے۔ کسی بھی لمحہ تینوں کا اس ہولناک فائر کی زد میں آ جانا متوقع تھا، لیکن شمیم دشمن کی آتش بازی سے بے نیاز اس نشان پر ہوتے میں چلا گیا جہاں ریڈار کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دشمن کی گنوں کی زد میں آ کر بھی نشانہ چوکنے نہ دیا اور کمال یکسوئی سے ٹھکانے پر لا کر بیک وقت تمام راکٹوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی چھوڑے ہوئے تمام کے تمام راکٹ نشانے پر جا پھٹے اور بھارت کے ایک بہت بڑے ریڈار کے چمکتے پر خچے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ پھٹتے راکٹوں کے شعلے اور دھوئے کی گٹا کے ساتھ ساتھ لوہے اور شیشے کے ٹکڑے امرتسر کی چھاونی کی فضا میں ستاروں کی طرح چمکتے دور دور بکھرے ہوئے تھے۔ جہاں ریڈار ہوا کرتا تھا وہاں اب ونگ کمانڈر شمیم کے راکٹوں کا دھواں اور بارود کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ شمیم اس قدر کامیاب جھپٹے سے اٹھا تھا، طیار شکن فائر نے اس کا
हत्यारे का ताक़ब किया। बात अभी खत्म नहीं हुई थी। रेडार तो तबाह हो चुका था, लेकिन उससे मुतल्लिका मशीलें दूर दूर तक फैली हुई थी जो अभी बाकी थी। वो तोपे और मशील गले भी दहाड़ रही थी जिन्होंने पाक फजाइया से मुनीर को छीन लिया था। मुनीर शहीद हो चुका था। शमीम के बाद फॉर्मेशन के दूसरे हवाबाज भट्टी और चौधरी हमले के लिए आए। इनके सीने में मुनीर का जो खून जम गया था वो खोल उठा। दुश्मन के गलों ने मुंह उनकी तरफ फेर दिए। फायर पहले से ज्यादा तेज हो गया, लेकिन चौधरी और भट्टी ने अपने लीडर और मुनीर की रवायात को बरकरार रखते हुए बेखौफ होकर झपटे मारे। उन्होंने मशील गलों की बुछाड़े मारी और दुश्मन की त्यारा शिकल गलों को चुन चुन कर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर तीनों ने झपटे मारकर रेडार के गिरदनवा में उसकी मशीनरी और कुछ उस मुतल्लिका सिलसिला बाकी था उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया। विंग कमांडर शमीम की फॉर्मेशन दुश्मन की आंख फोड़कर वापस आ गई, लेकिन मुनीर के बगैर। मुनीर शहीद हो चुका था। यही से खाली न होगी कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में मुसाफिर गाड़ियों, अस्पतालों, कस्बों और देहातों की आबादी पर बमबारी करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि पाक फजाइये के हवाबाज भारत के शहरियों पर बमबारी कर रहे हैं। इस इल्जाम के जवाब में पाक फजाइये के तर्जुमान ने भारत को चैलेंज किया था कि हमारे हवाबाजों ने अमृतसर के गुलजान आबाद इलाके में भी एक रडार स्टेशन तबाह किया। हमें अमृतसर का कोई एक शहरी दिखा दिया जाए जो हमारे रॉकेट या गन फायर से जख्मी हुआ हो, लेकिन भारतीयों ने कोई जवाब न दिया था। अमृतसर का रडार और इससे मुतल्लिक तमाम मशीनें तबाह हो गई और पाकिस्तानी हवाबाजों के लिए अब इस इलाके में उड़ना बेखौफ हो गया था, क्योंकि अब अमृतसर के रडार की वजह से पहले हवाबाज इस इलाके में उड़ नहीं सकते थे। अब पाकिस्तानी हवाबाज बेखौफ इस इलाके में बमबारी कर रहे थे और पाकिस्तानी हवाबाजों ने अमृतसर के रडार को तबाह करके तारीख रकम कर दी। इसमें स्क्वाड्रन लीडर मुनीर की शहादत होगी, जिस सरफेस टू एयर मिसाइल लगने से उसका त्यारा तबाह हुआ था। वो शहीद हो गया था और तीनों हवाबाज पाकिस्तान बसलामत वापस आ गए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी? ये एक सच्चा वाकया है जो 1965 में लड़ा गया और आप कमेंट्स देकर अपनी राय का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुरदासपुर की मालगाड़ी के मुतालिक पाकिस्तानी हवाबाजों का कारनामा हम आपको सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह की मालूमात लेकर आते रहे। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।